नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की कहानी में उतरने वाले हैं, वानुआतू। ये प्रशांत महासागर में बसा एक अद्भुत देश है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रात के अंधेरे में धधकते ज्वालामुखी आसमान को रोशन कर देते हैं, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी परंपराएं आज भी लोगों की जिंदगी का अटूट हिस्सा हैं। बस यही तो है वानुआतू की असली पहचान। तो चलिए वानुआतू की इसी कहानी को और करीब से जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो आग में जन्मी और यहाँ के लोगों की हिम्मत से लिखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके भूगोल की, क्योंकि यहीं से इस देश के अनोखे चरित्र की शुरुआत होती है। अच्छा, तो ये है कहाँ? वानुआतू आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच में। और ये कोई एक द्वीप नहीं है, बल्कि 80 से भी ज्यादा द्वीपों की एक वाई शेप्ड की चेन है, जो प्रशांत महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसकी लोकेशन बहुत खास है। वानुआतू ठीक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर बैठा है। मतलब ये वो इलाका है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप आते हैं। तो ये भूवैज्ञानिक गतिविधियों का एक हॉटस्पॉट है। 8879 मीटर ये ऊंचाई है माउंट तब्बे मासना की। ये देश का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इससे एक बात तो साफ है कि यहाँ का भूभाग काफी ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी है। भूगोल तो देख लिया, अब चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। और इसका इतिहास सच कहूं तो काफी उलझा हुआ है। कई परतों में अलग अलग कहानियां छिपी हैं इसमें। ये टाइमलाइन देखिए, यहाँ वानुआतू का पूरा सफर दिखता है। 1300 ईसा पूर्व में जब पहले लोग यहाँ बसे, फिर 1606 में यूरोपीय खोजकर्ता आए, 1774 में कैप्टन कुक ने इसे एक नया नाम दिया, फिर आया ब्लैक बर्डिंग का वो दर्दनाक दौर, और 1906 का वो अजीबोगरीब एंग्लो फ्रेंच शासन, और आखिरकार 1980 में इसे आज़ादी मिली। ब्लैक बर्डिंग, ये शब्द ही अपने आप में एक बहुत दर्दनाक कहानी कहता है। ये वो दौर था जब हजारों लोगों को उनके घरों से या तो किडनैप किया गया या धोखे से ले जाकर ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बागानों में गुलामों की तरह काम करवाया गया। ये एक ऐसा जख्म है जो इतिहास में कभी नहीं भर सकता। अब ये कॉन्डोमिनियम वाली बात तो और भी अजीब है। सोचकर देखिए, एक ही देश पर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक साथ राज कर रहे थे, पर मजे की बात ये थी कि कुछ भी कॉमन नहीं था। 2 अलग पुलिस फोर्स, 2 अलग स्कूल सिस्टम, 2 अलग अस्पताल, यहाँ तक कि 2 अलग कानून। मतलब एक ही जगह पर 2-2 सरकारें चल रही थी। कितना कंफ्यूजन रहा होगा। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखी कहानी की तरफ चलते हैं। ये है जॉन फ्रम आंदोलन की कहानी। लेकिन जॉन फ्रम आंदोलन को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कार्गो कल्ट। आखिर ये होता क्या है? तो हुआ यूं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक यहाँ आए और अपने साथ लाए टनों का सामान। जब लड़ाई खत्म हुई और सैनिक वापस चले गए, तो वो अपना ढेर सारा सामान, जिसे कार्गो कहते हैं, यहीं छोड़ गए। अब कुछ द्वीपवासियों को लगा कि ये सारा सामान उनके पूर्वजों ने भेजा है, ये कोई दिव्य तोहफा है। और बस इसी विश्वास से एक आंदोलन शुरू हो गया, जॉन फ्रॉम नाम के एक मसीहा के इर्द गिर्द। लोगों को आज भी यकीन है कि जॉन फ्रॉम एक दिन और भी ज्यादा खजाना लेकर लौटेंगे। चलिए अब इन सब कहानियों से आगे बढ़कर वानुआतू के दिल में झांकते हैं, यानी यहाँ की संस्कृति, कावा और कस्टम्स में। यही तो है जो नी वानुआतू लोगों की असल पहचान है। ये नंबर देखिए, 100 से भी ज्यादा। जानते हैं ये क्या है? ये यहाँ बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं की संख्या है। जी हाँ, 100 से भी ज्यादा भाषाएं। इसी वजह से वानुआतू को दुनिया के सबसे ज्यादा भाषाई विविधता वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ की संस्कृति वाकई में उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे सूअर को देखिए, वो सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि अमीरी और रुतबे का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े रीति रिवाजों में होता है। फिर है कावा, ये एक खास तरह का ड्रिंक है जिसे लोग नाकमल में बैठकर पीते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव और अपने पूर्वजों से कनेक्ट करने का एक जरिया है। और इतिहास, वो किताबों में नहीं, बल्कि गीतों, नृत्यों और कहानियों में जिंदा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। और सबसे जरूरी है जमीन। और जमीन से जुड़ा एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है मान प्लेस। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान की पहचान उसकी अपनी पैतृक जमीन से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। ये रिश्ता इतना पवित्र है कि देश का संविधान इसकी रक्षा करता है। इसी वजह से वानुआतू में कोई भी विदेशी जमीन नहीं खरीद सकता। तो ये तो हुई संस्कृति और इतिहास की बात।
पर आज के आधुनिक दौर में वानुआतू किन चुनौतियों से जूझ रहा है? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये चार्ट एक बहुत बड़ी और हाल की चुनौती को दिखाता है। 2024 में देश की जो नेशनल एयरलाइन थी, एयर वानुआतू, वो बंद हो गई और इसका सीधा असर पड़ा टूरिज्म पर। पर्यटन से होने वाली कमाई में 22% की सीधी गिरावट आई। जाहिर है, ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ये आंकड़ा देखिए, 40%। ये देश का पब्लिक डेट यानी सरकारी कर्ज है जो इसकी जीडीपी का 40% है। अब ये कर्ज बढ़ा क्यों? क्योंकि यहाँ बार बार भयानक समुद्री तूफान आते हैं और हर बार तबाही के बाद देश को फिर से खड़ा करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इससे देश पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है। तो सरकार के लिए ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट बन गया है। एक तरफ तो आपदाओं के बाद तुरंत रिकवरी करनी है और दूसरी तरफ भविष्य में आने वाले ऐसे ही तूफानों से बचने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा लगाना है। ये वाकई में एक बहुत मुश्किल संतुलन है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद एक चीज है जो हमेशा कायम रहती है, और वो है यहाँ के लोगों का जुझारूपन। यही तो उनकी असली कहानी है, हर मुश्किल के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाना। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि इस दुनिया में जहां हर तरफ संकट है, हम वानुआतू जैसे देश से क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि एक देश जो हर तूफान का सामना करने के लिए ही बना है, वो हमें सिखाता है कि अगर अपनी संस्कृति की जड़ें मजबूत हों और समुदाय साथ हो, तो किसी भी मुश्किल से लड़ा जा सकता है।